नमस्कार साथियों। आज के इस मास्टर क्लास में हम फिजिकल ज्योग्राफी के एकदम कोर कॉन्सेप्ट्स सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान को डिकोड करने वाले हैं। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीएससी, ये टॉपिक्स हर जगह बहुत स्कोरिंग होते हैं। तो बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे विषय पर आते हैं। आज के विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम सूर्यातप, वायुमंडल के तापन, पृथ्वी के ऊष्मा बजट, ग्लोबल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और आखिर में टेम्परेचर इन्वर्जन को कवर करेंगे। सूर्य की ऊर्जा से लेकर हमारे स्थानीय मौसम तक का पूरा सफर आज हम तय करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, सूर्यातप और सौर विकिरण। जाहिर सी बात है, कहानी वहीं से शुरू होगी जहां से हमारे ग्रह को सारी ऊर्जा मिलती है, यानी हमारे सूर्य से। देखिए, सबसे बुनियादी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि पृथ्वी को सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसे सूर्यातप या इंसोलेशन कहा जाता है। अब प्रीलिम्स के नज़रिए से यहाँ एक कैच है। पृथ्वी ये ऊर्जा शॉर्ट वेव रेडिएशन यानी लघु तरंगों के रूप में रिसीव करती है। ये पॉइंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अब एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट देखते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है, करीब 147 मिलियन किलोमीटर। इसे उपसौर या पेरिहीलियन कहते हैं। और ठीक इसके उलट 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे दूर होती है, 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर। इसे अपसौर या एफिलियन कहते हैं। ये सटीक तारीखें और दूरियां अक्सर सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं। अब जरा इस बात पे गौर करते हैं कि पृथ्वी के झुकाव का क्या असर होता है। उच्च अक्षांशों पर यानी ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़ती हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि वही ऊर्जा अब एक बहुत बड़े इलाके में फैल जाती है, इसलिए हर एक हिस्से को कम गर्मी मिलती है। इसके अलावा इन तिरछी किरणों को वायुमंडल की ज्यादा गहराई से गुजरना पड़ता है, जिससे रास्ते में ही काफी सारी ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। अंतरिक्ष की बातें तो हो गईं, अब जरा अपने वायुमंडल के अंदर आते हैं। दूसरा खंड है वायुमंडल का तापन। आखिर हमारे चारों ओर की ये हवा गर्म कैसे होती है? हवा के गर्म होने के 3 मुख्य तरीके हैं और इनके बीच का अंतर हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पहला है चालन या कंडक्शन, मतलब सीधा संपर्क। दूसरा है संवहन या कन्वेक्शन, जहां हवा वर्टिकल यानी लंबवत रूप से ऊपर उठकर ऊष्मा फैलाती है। लेकिन रुकिए, सबसे ट्रिकी और एग्जामिनर्स का फेवरेट है तीसरा, अभिवहन या एडवेक्शन। ये हवा का हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज मूवमेंट है। गर्मियों में उत्तर भारत में जो चिलचिलाती लू चलती है ना, वो इसी एडवेक्शन का सीधा सीधा नतीजा है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो अक्सर कंफ्यूज करता है। हमारा वायुमंडल सूर्य से आने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए लगभग पारदर्शी है। मतलब धूप सीधे नीचे आ जाती है, हवा को ज्यादा गर्म किए बिना। असली खेल तब शुरू होता है जब पृथ्वी खुद गर्म होकर ऊर्जा वापस छोड़ती है। इसे पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। और ये जो ऊर्जा वापस जाती है, ये लॉन्ग वेव के रूप में होती है, जो वायुमंडल को नीचे से गर्म करना शुरू करती है। और यहीं से जन्म होता है ग्रीन हाउस प्रभाव का। हमारे वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें इन लौटती हुई लॉन्ग वेव या दीर्घ तरंगों को बहुत आसानी से सोख लेती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पार्थिव विकिरण ही असल में वायुमंडल को गर्म करने का मेन सोर्स है। सोचिए, अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो हमारी पृथ्वी का तापमान स्थिर ही नहीं रह पाएगा। तो चलिए अब आते हैं अपने तीसरे खंड पर, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। ये पूरे टॉपिक का सबसे एनालिटिकल हिस्सा है, जहां हम ऊर्जा का एकदम सटीक हिसाब किताब लगाने वाले हैं। ये जो कॉन्सेप्ट पृथ्वी के बजट का है, ये एकदम क्लासिक एनसीईआरटी का बेस है और इसे हमें एग्जाम हॉल में अच्छे से विजुलाइज करना आना चाहिए। प्रकृति का संतुलन देखिए। पृथ्वी कभी भी ऊष्मा को ना तो रोक कर रखती है, ना ही उसका एक्स्ट्रा नुकसान करती है। जितनी ऊर्जा आती है उतनी ही वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है। बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस। अब जरा एक बहुत खास नंबर पे ध्यान देते हैं, 35। ये पृथ्वी का एल्बिडो है। इसे ऐसे समझिए कि अगर सूर्य से 100 यूनिट ऊर्जा चली तो उसमें से 35 यूनिट तो पृथ्वी के सिस्टम में अवशोषित होने से पहले ही बादलों, बर्फ और वायुमंडलीय प्रकीर्णन से टकराकर सीधे अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसे एल्बिडो कहते हैं। तो 100 में से 35 तो गए, बचे 65 प्रभावी यूनिट्स। अब इन 65 का बंटवारा कैसे होता है, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। इन 65 में से 51 यूनिट्स सीधे हमारी पृथ्वी की सतह एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी के 14 यूनिट्स रास्ते में वायुमंडल द्वारा सोख लिए जाते हैं।
अब आते हैं मेंस लेवल की गहराई में। पृथ्वी ने जो 51 यूनिट्स एब्जॉर्ब किए थे, उन्हें वो वापस कैसे चुकाती है? बहुत ही दिलचस्प है। 17 यूनिट्स तो सीधे अंतरिक्ष में रेडिएट हो जाते हैं, बचे हुए 34 वायुमंडल में जाते हैं, जिनमें से 6 सीधे विकिरण से, 9 संवहन से और सबसे बड़ा हिस्सा यानी 19 यूनिट्स पानी के संघनन की गुप्त ऊष्मा, जिसे हम लेटेंट हीट कहते हैं, उसके रूप में ट्रांसफर होते हैं। ये लेटेंट हीट वाला पॉइंट अक्सर एग्जाम्स में फंसाता है। बजट का हिसाब तो क्लियर हो गया। अब अपने चौथे खंड की तरफ मुड़ते हैं, वैश्विक तापमान वितरण। देखते हैं कि ये जो इतनी सारी गर्मी है, ये पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कैसे बंटती है। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो भूमध्य रेखा से लेकर लगभग 40 डिग्री अक्षांश तक रेडिएशन का सरप्लस होता है। मतलब वहां जितनी ऊर्जा वापस जाती है उससे कहीं ज्यादा आती है। यही अतिरिक्त ऊर्जा फिर महासागरीय धाराओं और हवाओं के रूप में एक सिस्टम चलाती है, जो इस एक्स्ट्रा गर्मी को उन बर्फीले ध्रुवों की तरफ ले जाती है जहां ऊर्जा का घाटा चल रहा होता है। अब किसी भी जगह का तापमान सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। और भी कई फैक्टर्स हैं, जैसे नॉर्मल लैप्स रेट को ही ले लीजिए। हमेशा याद रखिए कि हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि किसी जगह की ऊंचाई उसके अक्षांश से कहीं ज्यादा बड़ा फैक्टर बन जाती है वहां की जलवायु तय करने में। और यहीं से स्टेट पीएससी का एक ऑल टाइम फेवरेट सवाल निकल कर आता है, समताप रेखाएं या आइसोथर्म्स। पानी और जमीन के गर्म और ठंडे होने की स्पीड बिल्कुल अलग होती है, और इसी वजह से जब ये समताप रेखाएं महासागरों से महाद्वीपों की तरफ गुजरती हैं तो ये एकदम तेजी से मुड़ जाती हैं। ये डिफ्लेक्शन ही डिफरेंशियल हीटिंग का सबसे बड़ा सबूत है। इस डिफ्लेक्शन की वजह से ही महाद्वीपीयता या कॉन्टिनेंटैलिटी का प्रभाव पैदा होता है। साइबेरिया जैसे विशाल यूरेशियन भूभाग के एकदम बीचों बीच वाले इलाकों को देखिए। वहां समुद्र का समकारी या मॉडरेटिंग प्रभाव पहुंच ही नहीं पाता। नतीजा, सर्दियों में वहां खून जमा देने वाली ठंड और गर्मियों में अच्छी खासी गर्मी, यानी तापमान की वार्षिक रेंज बहुत ही ज्यादा विशाल होती है। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और इस चर्चा के सबसे आखिरी कॉन्सेप्ट पर, तापमान का व्युत्क्रमण या टेम्परेचर इन्वर्जन। चलिए देखते हैं कि जब प्रकृति अपने ही बनाए तापमान के नियम तोड़ देती है तब क्या कमाल होता है। ये जो इन्वर्जन है ना, ये सच में पूरी बाजी पलट देता है। हमने अभी बात की थी कि ऊपर जाने पर हवा ठंडी होती है, राइट? लेकिन व्युत्क्रमण में इसका उल्टा होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। इसका असर यह होता है कि गर्म हवा की एक लेयर नीचे सतह के पास मौजूद ठंडी हवा को वहीं ट्रैप कर लेती है, एक ढक्कन की तरह। ये पॉइंट्स मेंस के आंसर राइटिंग के लिए बहुत क्रूशल है। अगर इन्वर्जन के आदर्श स्थितियों पर सवाल आए तो ये 3 पॉइंट्स बिल्कुल रटे होने चाहिए। सर्दियों की लंबी रातें, एकदम साफ और बादल रहित आसमान और शांत हवा। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो पृथ्वी की सतह तेजी से अपनी सारी गर्मी खो देती है और ऊपर मौजूद हवा की तुलना में कहीं ज्यादा ठंडी हो जाती है। इसका एक बहुत ही बेहतरीन और प्रैक्टिकल उदाहरण है वायु अपवाह या एयर ड्रेनेज। पहाड़ी इलाकों की घाटियों में रात के वक्त जो ठंडी और भारी हवा होती है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलानों से फिसलकर नीचे घाटे की तली में इकट्ठा हो जाती है। और ये प्राकृतिक घटना घाटी के ऊपरी ढलानों पर लगे खेतों और बागानों को नीचे जमा हो रही उस भीषण ठंड और पाले से बचा लेती है। प्रकृति का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म। और इस टॉपिक को खत्म करने से पहले पिछले सालों के ट्रेंड्स पर आधारित एक वैचारिक प्रश्न हम यहाँ छोड़ रहे हैं। सोचिए जरा, अगर भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा सीधी धूप पड़ती है तो दुनिया का सबसे अधिकतम तापमान अक्सर उपोष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल इलाकों में क्यों रिकॉर्ड किया जाता है? ये सवाल सूर्याताप और बादलों की भूमिका की हमारी समझ को टेस्ट करता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे एक ऐसे कमाल के सिस्टम की जो असल में पृथ्वी का अपना कॉस्मिक अकाउंटिंग सिस्टम है, यानी ब्रह्मांडीय बही खाता। एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन मुमकिन हो पाता है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, सूरज हर रोज हमारी पृथ्वी पर भयंकर गर्मी और ऊर्जा की बौछार करता है ना? तो फिर हमारा ये ग्रह लगातार गर्म होकर पिघल क्यों नहीं जाता, या फिर रातों रात जमकर बर्फ का गोला क्यों नहीं बन जाता? इसका जवाब छिपा है प्रकृति के एक बहुत ही सटीक और अचूक गणित में। इस पूरे रहस्य को डिकोड करने के लिए
हम आज इन 5 अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे। सौर ऊर्जा के आने से लेकर वायुमंडल के गर्म होने, हीट बजट के गणित, तापमान के वैश्विक वितरण और आखिर में उस दिलचस्प स्थिति पर जहां प्रकृति अपने ही नियम पलट देती है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, अराइवल ऑफ सोलर एनर्जी, यानी सूर्य की किरणों का पृथ्वी तक का वो 15 करोड़ किलोमीटर का रोमांचक सफर। अब देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें एक बेसिक कंसेप्ट समझना होगा, इंसोलेशन या सूर्यताप। आसान भाषा में कहें तो ये वो इनकमिंग सौर ऊर्जा है जो पृथ्वी को रिसीव होती है, और ये ऊर्जा मुख्य रूप से शॉर्ट वेव्स या छोटी तरंगों के रूप में आती है जो हमारे वायुमंडल को बड़ी आसानी से पार कर जाती हैं। अब जरा इस नंबर 1.94 पर गौर कीजिए। हमारे वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है ना, वो औसतन 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से इस सौर ऊर्जा को कैच करती है। ये उस विशाल ब्रह्मांडीय लेजर बीम का वो हिस्सा है जो सीधे सीधे हमारी तरफ आता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये ऊर्जा साल भर एक जैसी नहीं रहती। 3 जनवरी को पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है, इसे पेरिहिलियन या उपसौर कहते हैं, और 4 जुलाई को ये सबसे दूर होती है, यानी एपेलियन। जाहिर है, जनवरी में हमें जुलाई के मुकाबले थोड़ी ज्यादा ऊर्जा मिलती है, लेकिन क्या हमें मौसम में ये फर्क महसूस होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर मौजूद जमीन और विशाल समुद्रों का फैलाव इस अंतर को इतना कम कर देता है कि इसका कोई खास असर हम तक पहुंच ही नहीं पाता। चलिए अब दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, हीटिंग द एटमॉस्फेयर। देखते हैं कि जब ये सौर ऊर्जा वायुमंडल में एंट्री लेती है तो हवा में फिजिक्स कैसे काम करती है। मुख्य रूप से 3 तरीकों से हमारा वायुमंडल गर्म होता है। पहला है चालन या कंडक्शन, जहां पृथ्वी की सतह के संपर्क में आने वाली हवा गर्म होती है। दूसरा है संवहन या कन्वेक्शन, जिसमें गर्म हवा हल्की होकर सीधे ऊपर उठती है और गर्मी फैलाती है। और तीसरा तरीका है अभिवहन या एडवेक्शन, जहां हवा क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली एक जगह से दूसरी जगह गर्मी को ले जाती है। अब ये एडवेक्शन या क्षैतिज ऊष्मा स्थानांतरण कोई किताबी बात नहीं है। उत्तर भारत में गर्मियों के दिनों में जो भयंकर लू चलती है ना, जो हम सबको झुलसा देती है, वो इसी एडवेक्शन का एक जीता जागता और सीधा उदाहरण है। और यहाँ पर एक ऐसा फैक्ट है जो सच में हैरान कर देने वाला है। सूर्य की जो सीधी किरणें आती हैं वो हमारे वायुमंडल को ज्यादा गर्म नहीं करती। जी हाँ, दरअसल पृथ्वी पहले इन शॉर्टवेव्स को सोखती है, खुद गर्म होती है और फिर उस ऊर्जा को वापस लॉन्ग वेव्स यानी लंबी तरंगों के रूप में छोड़ती है, जिसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें इन लंबी तरंगों को तुरंत कैच कर लेती हैं। मतलब हमारा वायुमंडल ऊपर से सूरज द्वारा नहीं बल्कि नीचे से पृथ्वी द्वारा गर्म होता है ना कमाल की बात। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, अर्थ्स हीट बजट यानी पृथ्वी का ऊष्मा बजट। यह प्रकृति का वो बही खाता है जो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे जरूरी गणित है। तो सबसे अहम बात यह है कि मान लीजिए सूरज से हमें 100 यूनिट ऊर्जा मिलती है। इसमें से 35 यूनिट तो पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले ही बादलों और बर्फीले इलाकों से टकराकर सीधा अंतरिक्ष में वापस लौट जाती है। इस तुरंत वापस लौटने वाले हिस्से को पृथ्वी का एल्बीडो कहते हैं। समझ लीजिए कि ये प्रकृति का अपना एक विशाल रिफ्लेक्टर है। तो फिर बाकी बची 65 यूनिट्स का क्या होता है? ये डायग्राम उस पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। उन 65 में से 14 यूनिट्स को हमारा वायुमंडल सोख लेता है और बाकी 51 यूनिट्स पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं और उसे गर्म करती हैं। लेकिन याद रखिए, पृथ्वी इस गर्मी को अपने पास जमा करके नहीं रखती। कॉस्मिक बैलेंस बनाए रखने के लिए उसे ये हर एक यूनिट वापस लौटानी ही होती है। और ये टेबल साबित करती है कि ये लेजर सच में एकदम परफेक्ट है। जो 65 यूनिट्स आई थीं वे पाई पाई करके वापस लौट जाती हैं। 17 यूनिट्स सीधे पृथ्वी से अंतरिक्ष में चली जाती हैं और 48 यूनिट्स वायुमंडल के जरिए वापस अंतरिक्ष में छोड़ दी जाती हैं। तो कुल मिलाकर 65 यूनिट्स आईं और 65 यूनिट्स वापस चली गईं। पूरा बजट एकदम संतुलित। लेकिन पूरी पृथ्वी पर यह गर्मी एक बराबर तो पहुंचती नहीं है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास हमेशा ऊर्जा का सरप्लस होता है, यानी वहां जरूरत से ज्यादा गर्मी है, जबकि ध्रुवों पर पोल्स पर ऊर्जा की कमी रहती है। तो इस असंतुलन को कैसे ठीक किया जाए,
इसके लिए प्रकृति ने महासागरीय धाराओं और हवाओं का एक शानदार सिस्टम बनाया है जो इक्वेटर की इस एक्स्ट्रा गर्मी को उन बर्फीले ध्रुवों तक ट्रांसफर करता है। तो इसी के साथ हम आते हैं अपने चौथे भाग पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। चलिए देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया से दुनिया का तापमान कैसे तय होता है। देखिए, किसी भी जगह का तापमान सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि वो भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, बल्कि कई और चीजें भी हैं, जैसे कि ऊंचाई। हम जानते हैं कि हर 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। इसके अलावा समंदर से दूरी, वहां चलने वाली हवाएं और गर्म या ठंडी समुद्री धाराएं, ये सब मिलकर तय करते हैं कि कोई इलाका कितना गर्म या कितना ठंडा होगा। जरा जनवरी और जुलाई के इन आइसोथर्म्स यानी समताप रेखाओं के नक्शों पर एक जासूसी नजर डालिए। ये वो रेखाएं हैं जो एक जैसे तापमान वाली जगहों को जोड़ती हैं। अब साफ देख सकते हैं कि महाद्वीपों की तुलना में महासागरों के ऊपर ये रेखाएं कितनी तेजी से मुड़ती हैं। इसका सीधा सा कारण यही है कि जमीन पानी के मुकाबले बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। और इसी वजह से एक घटना देखने को मिलती है जिसे महाद्वीपीयता या कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं। उदाहरण के लिए साइबेरिया को ही ले लीजिए। ये समंदर के मॉडरेटिंग इफेक्ट से इतना दूर है कि यहाँ साल भर के तापमान में 60 डिग्री सेल्सियस तक का जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। सर्दियों में हड्डियां कंपा देने वाली ठंड और गर्मियों में एकदम तीखी गर्मी। अब चलते हैं हमारे आखिरी भाग की तरफ, टेम्परेचर इन्वर्जन, जब प्रकृति अपने ही बनाए नियम पलट देती है। एक सामान्य नियम है नॉर्मल लैप्स रेट, जिसका मतलब है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। लेकिन तापमान व्युत्क्रमण या टेम्परेचर इन्वर्शन में ये नियम बिल्कुल उल्टा हो जाता है, यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। बिल्कुल उल्टी स्थिति। अब इस उल्टी स्थिति के बनने के लिए कुछ खास सामग्रियों की जरूरत होती है, जैसे कि सर्दियों की लंबी रातें, एकदम साफ आसमान और शांत हवा। ऐसे में क्या होता है कि सतह के पास की हवा बहुत ठंडी हो जाती है, जबकि उसके ठीक ऊपर की हवा गर्म ही रहती है। ये गर्म हवा एक ढक्कन की तरह काम करती है और नीचे की धूल, धुएं और पोल्यूशन को फंसा लेती है। सर्दियों की सुबह जो घना और खतरनाक स्मॉग में देखने को मिलता है ना, उसके पीछे यही विज्ञान है। लेकिन प्रकृति इस सिस्टम का एक बहुत ही शानदार इस्तेमाल भी करती है। पहाड़ी इलाकों में रात के समय भारी और ठंडी हवा ढलानों से पानी की तरह नीचे घाटियों में बहने लगती है। इसे एयर ड्रेनेज कहते हैं। ये ठंडी हवा घाटी के एकदम निचले हिस्से में जमा हो जाती है, जिससे पहाड़ी ढलानों पर लगे पौधे पाले से बच जाते हैं और इसका सीधा फायदा होता है वहां के स्थानीय किसानों को। तो हमने देखा कि हमारी पृथ्वी का ये 100 यूनिट वाला ब्रह्मांडीय बहीखाता कितनी बारीकी से काम करता है और कितनी अच्छी तरह संतुलित है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल, जब इंसानी गतिविधियों की वजह से बढ़ती ग्रीन हाउस गैस से इस तय बजट में से कुछ और यूनिट्स को रोकने लगेंगी, तब इस बेहतरीन और बेहद नाजुक बैलेंस का क्या होगा? जरा सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।